नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर बहुत ही सिंपल वे से सीखना है अलोंग विद द डायग्राम एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम। So chromosomes are basically a genetic material जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्या बोलता है द क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, राइट। तो क्रोमोसोम्स किधर होते हैं? द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो अगर आपने देखा दिस इज अ सेल, राइट। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। और हमेशा याद रखो, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब आपको जो कुछ क्रोमोसोम दिखने वाले हैं ये सेल डिवीजन के टाइम ही दिखेंगे। अदरवाइज क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो ये क्रोमैटिन रहता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्रोमैटिन बाद में कंडेंस हो जाएगा सेल डिवीजन के टाइम, और ये क्या फॉर्म करेगा? क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए। तो ये जो क्रोमोसोम का जो टर्मिनल क्या है, देखो डेफिनेशन, इट इज अ फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अभी यूकैरियोटिक मतलब क्या? दोज ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। यू मतलब ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है? फिलामेंटस बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम टर्मिनोलॉजी है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। सो मीनिंग ऑफ द क्रोमा और क्रोमो इज कलर एंड सोमा इज बॉडी। तो ये जो टर्म है क्रोमोसोम का, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, दैट इज डब्ल्यू वॉल्डेयर। तो ये वोल्डेयर है, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दिया क्रोमोसोम का। तो ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम का नंबर वेरी हो जाएगा हर एक ऑर्गेनिज्म में। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, उसके पास है 46 क्रोमोसोम। अगर सपोज ड्रोसोफिला है, उसके पास 8 क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम का नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये वेरी हो जाएगा। So on an average, the length of the chromosome can be 0.1 to 33 micrometer. Okay, तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। Normally, chromosome is highly condensed during the metaphase. Metaphase is a type of stage of cell division. तो पहला है प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो कितना लेंथ है? लेंथ इज 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर। थिकनेस कितना होता है? 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर। और मैंने बोला ये क्रोमोसोम कभी दिखेगा? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन नहीं होगा, जब भी आप नॉर्मल सेल देखोगे, तो ये नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल दिखेगा, और ये थ्रेड लाइक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन जब भी सेल डिवाइड होगा तो ये कंडेंस हो जाएगा, और ये कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का बहुत सारा फंक्शन है। एक तो हेरिडिटरी में मैंने बताया, इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर लेके जाने का काम करेगा। क्रोमोसोम कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन द डीएनए। म्यूटेशन के वजह से क्या होता है? वेरिएशन होगा। अगर वेरिएशन होगा तो उसके वजह से इवोल्यूशन होगा। तो ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड वेरिएशन इज अ सोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में भी क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्रोमोसोम किससे बने हैं? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए। देर आर सर्टन प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था जब भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा था क्रोमोसोम का। तो ये हुआ कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैंने बोला नंबर अलग अलग होता है, राइट। सो इन केस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक, बराबर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर स्पीशीज। मतलब ह्यूमन बीइंग में अगर 46 है तो ये 46 ही रहेगा। अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग नंबर है तो ये नंबर कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता। सो क्रोमोसोम आर इंपॉर्टेंट, दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। मतलब जब भी इवोल्यूशन हुआ तो ये इवोल्यूशन में कैसे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी में जहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिज्म को, व्हाट कैन से, उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देते हैं, उसका उसका स्टडी करते हैं ये कौन से ग्रुप में डालना है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो ये दोनों भी पार्ट में, फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी में, ये क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व, राइट। सो देर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या है, the term ploidy speak for the degree of repetition of primary basic number of chromosome in a cell। मतलब एक नंबर है वो फिक्स रहता है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो 23 नंबर है, ये क्रोमोसोम का नंबर है, फिक्स है। तो अपने ह्यूमन बीइंग में दो सेल दिखते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में देर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसका प्लॉइडी हो गया एन। डिप्लॉयड में देर आर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड और डिप्लॉयडी। अगर तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉयड। अगर चार सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इसको बोलते हैं टेट्राप्लॉयड। सो बेसिकली प्लॉयडी क्या है, प्लॉयडी इज द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेल के अंदर जो प्राइमरी बेसिक नंबर है क्रोमोसोम का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लॉयडी बोलेंगे। तो ये प्लॉइडी में इट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड एज यू प्लॉइडी। यू मतलब ट्रू प्लॉइडी, मतलब जो एक्चुअल नंबर है वो बेसिक नंबर का रिपीटेशन है वो ट्रू है, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रू प्लॉइडी। अनदर इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी, राइट। तो यूप्लॉइडी देखो क्या है, when the chromosome number in the cell is the exact multiple of the primary number। अभी प्राइमरी नंबर अगर हम लोगों ने कंसीडर किया n, तो अगर उसका मल्टीपल कॉपीज है, मतलब 2n, 3n, 4n, 5n, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। सो व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इन द सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, मतलब प्राइमरी बेसिक नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के अंदर क्या आएगा, मोनोप्लॉइडी, मतलब ओनली एन, only that is a primary basic number। then diploidy, diploid में क्या है, that the basic number has doubled, that is 2n। polyploidy में it is 3n, 4n, 5n, that is triploidy, tetraploidy, pentaploidy etc। तो ये हुआ पहला टाइप प्लॉइडी का। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। ओके, सो एन्यूप्लॉइडी में क्या आएगा, एन्यूप्लॉइडी, u is true, n is without, so it is not true number of ploidy। so what is aneuploidy, when the chromosome number is not the exact multiple of the haploid set। haploid set मतलब n, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या हो सकता है, एक तो नंबर बढ़ सकता है या फिर नंबर कम हो सकता है। तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर देर आर टू सब टाइप। क्या दो सब टाइप्स है, वन इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब जब भी एक्चुअल नंबर से नंबर कम हो जाएगा, एंड अनदर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी, मतलब जब भी एक्चुअल नंबर से नंबर बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में क्या आएगा, हाइपोप्लॉइडी में आएगा मोनोसोमी एंड नलीसोमी। मोनोसोमी देखो क्या है, 2n-1, मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है। अगर दो क्रोमोसोम कम है तो दैट इज कॉल्ड एज नलीसोमी। तो मोनोसोमी का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम।
जो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम रहते हैं। 45 मतलब देखो आपका 2n इज इक्वल टू 46, आपका डिप्लॉयड सेट है दैट इज इक्वल टू 46, उसमें से एक क्रोमोसोम लेस मतलब 45 हुआ, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या दिखेगा, मोनोसोमी। तो ये हम लोग एग्जांपल स्टडी करेंगे। नलीसोमी में दो क्रोमोसोम नंबर कम है मतलब दैट बिकम 44। देन हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है ट्राइसोमी का ह्यूमन बींग में। ट्राइसोमी ऑफ 21 जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18 जिसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13 जिसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम, जहां पे हर एक का नंबर अलग अलग है, एक ज्यादा है। ट्राइसोमी मतलब तीन कॉपीज, राइट, या फिर ए वन मोर नंबर मतलब टोटल नंबर इज 47। तो ये ट्राइसोमी में आएगा डाउन सिंड्रोम जहां पे 21st क्रोमोसोम के तीन कॉपीज है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोसोम की तीन कॉपीज है। पटाउ सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम की तीन कॉपीज है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। अगर दो ज्यादा हुआ इट इज कॉल्ड एज टेट्रासोमी। So basically ploidy can be divided into euploidy and euploidy. Euploidy मतलब true set है which is exact multiple of primary basic number or haploid number. Aneuploidy में it is not exact multiple number of haploid set। तो ये हुआ नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दो मेजर पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्रोमोसोम कभी दिखेगा, क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस ड्यूरिंग द मेटाफेज। तो जहां पे हम लोग बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो द क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रिक्शन के बारे में और दूसरे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमैटिड के बारे में। सो देयर आर टू कंपोनेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। वन इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन, अनदर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है दिस इज अ क्रोमैटिड। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कैन बी मोर देन वन। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज कंस्ट्रिक्शन? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या करेगा, ये जो क्रोमैटिड है उसको पकड़ के रखने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर इज गोइंग टू जॉइन द क्रोमैटिड, मतलब ये क्रोमैटिड को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर की ये साइड में, ओके, ये साइड में यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे देर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर है जहाँ पे क्या होगा, दी स्पिंडल फाइबर आर अटैच देमसेल्फ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो जब भी सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। तो देखो, primary constriction centromere join the chromatid together consist of the disc shaped plate called as kinetochore। तो ये है kinetochore, दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का मैंने जो ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज kinetochore। ओके, तो kinetochore में कौन बाइंड होगा, kinetochore को अटैच होगा स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द kinetochore। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्या हो जाएंगे, काइनेटोकोर को अटैच हो जाएंगे। तो ये हुआ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में। जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के दो पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला जो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। देखो नाम से ही पता चलता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। जो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का बॉडी रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, राइट। तो ये न्यूक्लियोलस फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज रिक्वायर्ड। सपोज इमेजिन करो अगर ये सेल है, राइट, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बराबर, और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क बॉडी स्ट्रक्चर रहता है जिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस।
तो ये न्यूक्लियोलस फॉर्म करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? इट इज रिक्वायर्ड, दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज रिक्वायर्ड। मतलब ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। उसके अलावा क्या है? देयर इज अ सैटेलाइट बॉडी, दिख रहा है यहाँ पे सैटेलाइट स्पेरिकल बॉडी, ओके, सैट बॉडी या फिर सैटेलाइट बॉडी which is which is present in few chromosome. So this is again an example of secondary constriction. So basically constriction can be primary constriction or secondary constriction. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में आता है सेंट्रोमियर, जो क्या करेगा? क्रोमैटिड को पकड़ के रखेगा। यहाँ पे काइनेटोकोर है जो स्पिंडल फाइबर को अटैच होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में आएगा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। एंड यहाँ पे देखो सैटेलाइट डीएनए है, दे सैटेलाइट डीएनए है, इट कंटेन सम रिपीटेटिव सीक्वेंस विच इज यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड दिख रहा है आपको? ये क्रोमैटिन इज दैट इज देयर आर इट लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, दिख रहा है क्रोमैटिन के अंदर। तो क्रोमैटिन क्या है? इट कंटेन लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर कॉइल डीएनए थ्रेड दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनीमा। तो एक रहेगा तो क्रोमोनीमा, ओके, बहुत रहेंगे तो इट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा। तो दिख रहा है ये क्रोमैटिड के अंदर क्या है? अनब्रांच कॉइल डीएनए है, उसको बोलते हैं क्रोमोनीमा, राइट। तो ये क्रोमोनीमा है, राइट। तो ये दिस इज क्रोमोनीमा। और ये क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा, उसके ऊपर बहुत सारे रहेंगे तो क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा के ऊपर दिख रहा है ऐसे छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, कॉइल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। मतलब ऐसे में बोल सकता हूँ कि ये क्रोमोनिमेटा है। ये देखो आगे जो कॉइल छोटे छोटे कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। सो एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड। तो ये क्रोमैटिड में प्रेजेंट है थ्रू आउट द लेंथ, ओके, पूरा क्रोमैटिड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, ओके, और वन पार्ट टू अनदर। तो ये इसके अंदर क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो टिप ऑफ द क्रोमोसोम है या फिर क्रोमैटिड है। तो ये क्रोमैटिड को जो टिप है या फिर क्रोमोसोम का जो टिप है उसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या फंक्शन है टीलोमियर का? टीलोमियर अटैच इटसेल्फ टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये टीलोमियर क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच करता है एंड इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द जॉइनिंग ऑफ टू क्रोमोसोम। तो दो क्रोमोसोम का बाइंडिंग है, इसके लिए भी ये टीलोमियर क्या करता है? इट इज गोइंग टू प्रिवेंट। तो ये हुआ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो आपको याद रखना है कंस्ट्रिक्शन एंड क्रोमैटिड। कंस्ट्रिक्शन के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और क्रोमैटिड के अंदर क्या है? डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनीमा। और ये क्रोमोनीमा किससे बना है? दैट इज क्रोमोमियर से बना है। एंड टिप ऑफ द क्रोमोसोम को बोलते हैं टीलोमियर। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है व्हेनेवर यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी ये हुआ क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो अगर सेंट्रोमियर मिडल में है तो ये क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दिख रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दो आर्म है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। जो बड़ा आर्म है उसको पी आर्म बोलते हैं, जो छोटा आर्म है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो जब भी ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द एनाफेज, तो ये मेटाफेज का शेप है। जब भी एनाफेज में सेपरेट हो जाएंगे दे आर अपीयर टू बी वी शेप। कैसे दिखेंगे? ये वी शेप दिख रहा है यहाँ पे, ओके, दिस इज अ वी शेप। देन सेकेंड है लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर कैन बी बिटवीन द मिडल एंड एंड, सो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल पोर्शन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज टूवर्ड द एंड। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर मिडल से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब इज बिलो, आइदर सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे रहेगा, उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो ये सब मेटासेंट्रिक में जब भी एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे दे आर गोइंग टू शो द एल शेप। तो आपको दिख रहा है ये एल शेप, ओके। तो मेटा सेंटर में अगर आपने देखा तो क्रोमोसोम बिकम वी शेप, ओके, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? वी शेप ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज, ओके। देन इट बिकम एल शेप। एल शेप कभी हो रहे हैं?
दैट इज if the chromosome is submetacentric. If the centromere toward the end, तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ओके, टूवर्ड द एंड है तो एक्रोसेंट्रिक है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये दिखेंगे जे शेप, दिख रहा है यहाँ पे, द क्रोमोसोम आर गोइंग टू अपीयर लाइक जे शेप। तो इसको जे शेप कभी दिखेंगे, दैट इज ड्यूरिंग द एनाफेज, इफ द क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर है एट द टिप, उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो जहां पे क्रोमोसोम देखेंगे रॉड शेप। ओके, द क्रोमोसोम इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। तो क्रोमोसोम विल जस्ट लुक लाइक अ रॉड शेप। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर टुवर्ड द एंड है एक्रोसेंट्रिक, और सेंट्रोमियर इज एट द एंड तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। लास्ट पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। द सेक्स क्रोमोसोम क्या है? द क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। मतलब अगर मेल या फीमेल है, वो डिसाइड करने के लिए जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। मतलब जो क्रोमोसोम से जेंडर डिसाइड होता है, मेल है कि फीमेल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स में उनके पास दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर फीमेल है तो फीमेल में रहेगा एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, अगर मेल है तो मेल में क्या रहेगा? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो अगर हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के पास, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, स्कीमेटिक डायग्राम है। तो अगर आपने देखा, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये स्ट्रेट है, लॉन्गर है, रॉड लाइक है, बराबर। वाई क्रोमोसोम देखा तो यहाँ पे देखो वाई क्रोमोसोम छोटा और स्टाउट है। अगर सेंट्रोमियर का पोजीशन हम लोग देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। वाई क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज स्लाइटली टुवर्ड द एंड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। दैट इज अ सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में क्या है? एक्स क्रोमोसोम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन है। यू मतलब ट्रू। तो जो क्रोमैटिन है जेनेटिकली एक्टिव, ओके, जो क्रोमैटिन है जेनेटिकली एक्टिव। जेनेटिकली एक्टिव मतलब क्या है? उसके अंदर है जीन, और जीन विल अंडरगो ट्रांसलेशन। मतलब अगर ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब जीन से एमआरएनए और प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली एक्टिव। तो यू क्रोमैटिन कैसे होता है? लेस कंडेंस होता है, ओके, और ये जेनेटिकली क्या होगा? एक्टिव रहेगा। तो एक्स क्रोमोसोम में लार्ज क्वांटिटी ऑफ यू क्रोमैटिन है, लेकिन वाई क्रोमोसोम में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यू क्रोमैटिन है, बिकॉज उसका उसके अंदर डीएनए कंटेंट इज लेस, राइट? इट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज इट इज शॉर्टर। एक्स क्रोमोसोम के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन है। अभी हेट्रोक्रोमैटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन कैसे आइडेंटिफाई करने का? इट इज हाईली कंडेंस। मतलब जब भी मैं क्रोमोसोम को स्टेन करेगा तो कुछ कुछ पार्ट है ना वो डार्कली स्टेन हो जाएंगे, कुछ कुछ पार्ट है वो लाइटली स्टेन हो जाएंगे। जो जो डार्कली स्टेन पार्ट है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, याद रखो हाँ। जो डार्कली स्टेन है उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, और ये जेनेटिकली इनएक्टिव है। मतलब इट डज नॉट कंटेन जीन, सो इट डज नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हेट्रोक्रोमैटिन में ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। तो एक्स क्रोमोसोम में स्मॉल अमाउंट है हेट्रोक्रोमैटिन का, लेकिन वाई क्रोमोसोम में क्या है? लार्ज अमाउंट है हेट्रोक्रोमैटिन। तो आपको याद रखना है क्या है डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, heterochromatin is genetically inactive. Euchromatin is less condensed, heterochromatin is highly condensed. Euchromatin is lightly stained, heterochromatin is darkly stained. तो ये आप बेसिक पॉइंट है वो याद रखो। तो एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन क्या है? ज्यादा है, वाई क्रोमोसोम में कम है। एक्स क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमैटिन कम है और वाई क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है।
अगर आपने देखा दो पार्ट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का सिमिलर है, सिमिलर कलर से दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का। तो ये जो दो पार्ट है जो सिमिलर है, जिसको लिखा है पेयरिंग रीजन, राइट, तो उसको बोलते हैं होमोलॉगस रीजन। पेयरिंग रीजन मतलब क्या? होमोलॉगस रीजन। जो पेयर आपको डिफरेंट कलर से दिख रहा है उसको बोलते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये दो रीजन है वो होमोलॉगस रीजन है, राइट, और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन। तो एक्स क्रोमोसोम का ये जो नॉन होमोलॉगस रीजन दिख रहा है पर्पल कलर से दिखा है, तो ये पर्पल कलर का जो नॉन होमोलॉगस रीजन है एक्स क्रोमोसोम का, वो लॉन्गर है। ज्यादा लॉन्गर होने की वजह से उसके ऊपर ज्यादा जीन्स रहेंगे। वेर एज वाई क्रोमोसोम का दिख रहा है ये नॉन होमोलॉगस रीजन, तो ये कैसा है? शॉर्टर है, ओके, और ब्लू कलर से दिखा है। और सिंस इट इज शॉर्टर सो इट कंटेन लेस नंबर ऑफ जीन। अभी द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन, तो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे अगर जीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जीन लोकेटेड है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम में? so if the genes are located on non-homologous region, so it is called as X-linked gene. क्या बोलना है इसको? This is known as X-linked gene, the gene which is present on non-homologous region of X chromosome. Okay, so that is called as X-linked gene. क्या बोलना है? That gene is known as X-linked gene. The if the gene is present on non-homologous region of Y chromosome, it is called as Y-linked gene. Okay, it is called as Y-linked gene. समझ में आ रहा है? Okay, so this is the difference between X chromosome and Y chromosome. तो ये डिस्टिंग्विश का जो पॉइंट्स है जितना भी मेंशन किया है वो आपको याद रखना है। सो इसके साथ ही हम लोगों ने क्रोमोसोम का जितना भी पार्ट है वो कवर किया है। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया है। बहुत ही एनिमेशन डाला है मैंने यहाँ पे। ओके, सिंप्लीफाइड करने की बहुत ही कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लो चार्ट भी ऐड किया है सो दैट इट विल बी इजी टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एग्जाम पे टाइम अगर ये फ्लो चार्ट रहेगा तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी इजी जाएगा। तो ऐसे ही लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।